नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र 7 अगस्त से शुरू होने वाला है। मॉनसून सत्र के हंगामेदार होने की संभावना है। विपक्ष जहां कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं अब सत्ता पक्ष की तरफ से अगर बात करें तो सत्ता पक्ष की ओर से भी जवाब देने की रणनीति बनाई गई है। विधानसभा के मॉनसून सत्र से पहले जिस तरह से संसद में विपक्ष और सरकार के बीच में तकरार देखने को मिल रही है, माना जा रहा है कि वैसा ही नजारा विधान परिषद में भी नजर आ सकता है। तो माना यह भी जा रहा है कि दोनों पक्ष की ओर से एक दूसरे पर सियासी हमले की तैयारी भी तेज हो गई है। इसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने एजेंडे को धार देने की रणनीति बनाने में जुट गए हैं और इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे बड़ी बहस। तो देखिए, जिनका जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेगा एक दमदार पैनल। तो देखिए, मॉनसून सत्र के हंगामेदार रहने की संभावना जताई जा रही है। 7 से 11 अगस्त तक ये मॉनसून सत्र चलेगा। तो तमाम मुद्दों पर विपक्ष जहां सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, तो वहीं सरकार ने भी रणनीति बना ली है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का 7 अगस्त से ये मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है, हंगामेदार होने की जिसकी संभावना जताई जा रही है। तो देखिए, विपक्ष की तरफ से जहां विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी करी जा रही है, तो वहीं सत्ता पक्ष की ओर से भी जवाब देने की रणनीति बनाई गई है। तो वहीं आपको बता दें कि आज कार्य परामर्शदात्री समिति की बैठक बुलाई गई है विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की तरफ से। तो वहीं सर्वदलीय बैठक भी आज बुलाई गई है, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष सभी दलों से सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण संचालित करने के लिए सहयोग की अपील भी करेंगे। हालांकि हर बार सत्र से पहले ऐसी बैठक में कई बातें होती हैं, सदन का नजारा इससे उलट रहता है। तो देखिए, कल से मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है। क्या रणनीति है विपक्ष की, साथ ही सरकार इसको कैसे काउंटर करेगी, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ दीपक रंजन साहब मौजूद हैं, सपा प्रवक्ता, साथ ही हमारे साथ डॉक्टर कुलभूषण त्रिपाठी कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं, विनम्र सेन सिंह हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए हैं। मैं रुक करूंगी सबसे पहले दीपक रंजन साहब का। सर, देखिए, क्या रणनीति बनाई गई है विपक्ष की तरफ से, क्योंकि तमाम महत्वपूर्ण ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ये कहा जा रहा है कि मॉनसून सत्र में आपने घेरने की तैयारी कर ली है सरकार को। दीपक जी, आवाज मिल रही है मेरी आपको? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी दीपक जी। जी स्वाति जी, कल से 7 अगस्त से विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है। मैं बधाई देना चाहता हूं सभी विधायकगणों को। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी विधायकगण अपने क्षेत्र के उत्तर प्रदेश की समस्याओं को वहां पर उठाएंगे, क्योंकि सदन देखिए एक मंदिर होता है जहां पर जनता की आवाज लोग उठाते हैं। और मैं सत्ता पक्ष के लोगों से भी मैं उम्मीद करूंगा कि वो लोग विपक्ष को ज्यादा से ज्यादा समय देंगे, जिससे लोगों की बातें, लोगों की भावनाएं जो है सदन में रखी जाए। और मैं समझता हूं कि विधानसभा अध्यक्ष जी के माध्यम से जो है चीजों का त्वरित निदान कराने का भी काम होगा। और ये सही है कि देखिए, मानसून का सत्र बहुत हंगामेदार होगा, क्योंकि विपक्ष जो है पूरी तरीके से आतुर है जनता के ऊपर जवाबों की बौछार छोड़ने के लिए, क्योंकि सत्ता पक्ष के पास देखिए कोई जवाब नहीं है। जनता के पास बहुत सारे सवाल हैं, चाहे वो स्वास्थ्य की दिशा हो, शिक्षा की दिशा हो, रोजगार की दिशा हो, महंगाई की दिशा हो। महंगाई चरम पर है, तो ये सारे सवाल जो है सत्ता पक्ष से पूछे जाएंगे। अब सत्ता पक्ष उसका किस शालीनता से जवाब देता है, ये सत्ता पक्ष के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं सत्ता पक्ष के विधायकगणों को और आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी से मैं उम्मीद करता हूं कि विपक्ष को ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जाएगा और विपक्ष की जो भी आवाज है उस आवाज को दबाने का काम नहीं किया जाएगा, क्योंकि विपक्ष की आवाज सिर्फ विपक्ष की आवाज नहीं, विपक्ष के विधायकगण की आवाज नहीं है, ये स्वाति जी जनता की आवाज है। विपक्ष में जाकर के विपक्ष के लोग जो है सदन में जाकर के जनता की आवाज बन करके वहां पर जनता की आवाज उठाने का काम करेंगे। और हमारी आवाज सिर्फ यही है, विपक्ष की आवाज यही है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई की दिशा में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया। केंद्र में देखिए इनकी 9 साल से सरकार है और पिछले 9.5 साल से इनकी केंद्र में सरकार है और 6-6.25 साल से इनकी उत्तर प्रदेश में सरकार है। लेकिन आज लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से चरमराई हुई है। महंगाई अपने चरम पे, डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, गैस सिलेंडर का दाम कहां से कहां पहुंच गया। आम आदमी आज जो है इन सब सारी चीजों से, जो राशन की चीजें हैं, अनाज है, उन सब का रेट जो है पूरी तरीके से आसमान छू रहा है। तो इन सब चीजों का सवाल
विपक्ष के लोग चाहेंगे और ये सत्ता पक्ष से पूछेंगे कि आखिर महंगाई के ऊपर काबू करने के लिए सत्ता पक्ष क्या स्टेप है, कैसे सत्ता पक्ष जो है वो महंगाई पर काबू करेगी। बिल्कुल देखिए तमाम ये जो मुद्दे हैं इसको लेकर वहां पर सरकार से सवाल पूछा जाएगा और हमारे साथ डॉक्टर कुलभूषण जी भी जुड़े हुए हैं। सर मैं आपके पास आऊंगी और देखिए अब आपकी इंडिया गठबंधन आपका बन गया है और अब क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है, क्योंकि देखिए अगले साल लोकसभा चुनाव है, उससे पहले क्या मुद्दे होंगे आपके विधानसभा के पटल पर आप रखेंगे। और जैसे कि जिक्र किया दीपक रंजन जी ने कि जो जनता से जुड़े तमाम मुद्दे हैं उस पर वो चर्चा करने वाले हैं, आपके क्या मुद्दे होंगे सर? स्वाति जी, संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार लोकतंत्र में जो संसदीय व्यवस्था है उसमें संसद के सत्र में या विधानसभा के सत्र में ही मंत्रियों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पर प्रश्नों का उत्तर देने के लिए वो बाध्य होते हैं। लेकिन अभी तक का जो अनुभव रहा है कि यह भारतीय जनता पार्टी की अराजक सरकार और तानाशाही सरकार कोई बात ही विपक्ष की नहीं सुनना चाहती है और ये लगातार विपक्ष के प्रश्नों से बचने की कोशिश करती है। अभी मानसून सत्र संसद में चल रहा है, लगातार आप देखेंगे हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। विपक्ष मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री जी को हाउस में आना चाहिए, सदन में आना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी हाउस में नहीं आएंगे, अपने चुनावी भाषणों में व्यस्त रहेंगे। ठीक उसी तरह से उत्तर प्रदेश की आज स्थिति है। आज यहाँ तो बहुत अराजक स्थिति है। मुख्यमंत्री की अलग लाइन चल रही है, दोनों उप मुख्यमंत्री अलग लाइन पकड़ के चल रहे हैं। जनता पूरी तरह से पिस रही है। इस समय प्रदेश में अराजकता चरम पर है। यहाँ पर कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ चुकी हैं। कहीं भी आप देखिए जो अच्छे अधिकारी काम करते हैं उनका ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। भ्रष्टाचार की हर जगह आपको गूंज सुनाई देगी। पूरे प्रदेश का हर आम आदमी ये कहता है कि भ्रष्टाचार हर विभाग में और बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी एक एक पन्ने का विज्ञापन छपवाते रहते हैं और जिससे वो ये बताते रहते हैं कि हमारी सरकार में कोई दिक्कत नहीं है। मंत्री भी कहते हैं कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है हमें कोई जानकारी नहीं। स्वास्थ्य मंत्री का भी प्रकरण ऐसा आया सामने, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर का भी ऐसा मामला आया सामने। तो इस समय सदन बहुत जरूरी है और मैं कहता हूं कि सावन का महीना चल रहा है। भगवान भोलेनाथ मुख्यमंत्री जी को, विधानसभा अध्यक्ष जी को और भाजपा के विधायकों को सद्बुद्धि दें, भाजपा के मंत्रियों को सद्बुद्धि दें भगवान भोलेनाथ, जिससे वो कम से कम जो जनता के बुनियादी मुद्दे हैं उन पे विचार करें। पूरे प्रदेश में शिक्षा की क्या व्यवस्था है? अभी तक एग्जाम चल रहे हैं यूनिवर्सिटियों में, अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं हुई है, अगस्त का महीना चल रहा है। पूरी तरह से हर व्यवस्था पटरी से उतरी हुई है। हाई फ्लू आ जाए तो उसकी दवाई भी सबको नहीं मिल पाएगी। अस्पताल में 1.5 किलोमीटर लाइनें लगी। ये बताएंगे हमने साहब इतने मेडिकल कॉलेज खोल दिए। अब आप मेडिकल कॉलेज खोल दिए तो उनमें प्रोफेसर भी भर्ती कर लो ना इलाज कराने के लिए, लेकिन कोई भर्ती नहीं हो रही है। युवा पूरी तरह से निराश है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव से पहले कहा था हमारी सरकार बनने के 100 दिन के भीतर शिक्षक भर्ती होगी, लेकिन मुख्यमंत्री जी भूल गए हैं। अब उन्हें याद कौन दिलाए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी तो बहुत तानाशाह किस्म से शासन करते हैं। तो ऐसे समय में ईश्वर से ही प्रार्थना है कि इनको सद्बुद्धि दे और विपक्ष के विधायक निश्चित तौर पर जनता की आवाज बनकर सदन में दहाड़ेंगे और इनको मजबूर करेंगे कि ये जवाब दे। बिल्कुल, हम रुक करेंगे विनम्र जी का भी। विनम्र जी देखिए जिस तरह से जिक्र किया कुलभूषण त्रिपाठी जी ने और दीपक रंजन जी ने, जनता के मुद्दे इस बार जोर शोर से उठाए जाएंगे विधानसभा के पटल पे और सरकार को अब जवाब देना होगा, क्योंकि देखिए बुनियादी जो मुद्दे हैं वो बेहद जरूरी है और इस पर चर्चा होनी भी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, ये ठीक बात है कि जो बुनियादी मुद्दे हैं प्रदेश की जनता के, उसका जवाब तो सरकार को देना ही पड़ेगा। और ये सरकार से जवाब मांगने की प्रक्रिया विपक्ष पिछले विगत इस चुनाव 2022 की सरकार बनने के बाद लगातार वो प्रक्रिया चल रही है। विपक्ष सरकार से सवाल जोर शोर से पूछ रहा है। लेकिन एक बात ये भी है कि 2024 में फरवरी में चुनाव और अगस्त का महीना चल रहा है, तो अब 6-8 महीने का दौर है। लोकसभा चुनाव के मोड में है पूरा देश, इसलिए और हंगामेदार सत्र होने की अंदेशा है कि शायद सत्र में सारे विपक्षी दल, इंडिया गठबंधन जो बना है उसके सारे गठबंधन के घटक दल एक सामूहिक रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्रदेश में भी घेरने का काम करेंगे, जिससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनके विधायकों, उनके मंत्रियों को अब सवाल का जवाब देना होगा। अन्यथा वही देश में जैसे संसद में लगातार रुकावट आ रही है सत्र में, वैसी रुकावट प्रदेश के
विधानसभा में भी देखने को मिल सकती है, ऐसा मेरा अनुमान और अंदेशा है। दीपक जी, मैं आपका रुख करूंगी। और देखिए, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि इस सत्र के दौरान वो 13 विधेयक लाने वाले हैं, जिसमें जो यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए विधेयक है वो सबसे ज्यादा होंगे। देखिए स्वाति जी, हम तो चाहते हैं कि हमारे विपक्ष के आदरणीय विधायक लोग जो है सत्ता पक्ष से पूछें कि जातीय जनगणना से क्यों पीछे भाग रहे हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम में कब लागू करेंगे ये। और आज की तारीख में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में और केंद्र में भ्रष्टाचार व्याप्त है, लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का मतलब झूठ की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का मतलब भ्रष्टाचार की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का मतलब आम जनमानस को परेशान करने की सरकार। ये बार बार दहाड़ते हैं, बार बार सभी मंचों से कहते हैं कि हमारी उत्तर प्रदेश में भी हमारी सरकार है, केंद्र में भी हमारी सरकार है, और डबल इंजन की सरकार जो है मिल करके उत्तर प्रदेश में देश में विकास का काम कर रही है। लेकिन मैं तो समझता हूं कि आज इनकी डबल इंजन की सरकार ने पूरी तरीके से ट्रबल पैदा करने का काम किया और दोनों इंजन आपस में टकरा गए। आपस में दोनों इंजन में कोई सामंजस्य नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार किसी और दिशा में चल रही है और केंद्र की सरकार किसी और दिशा में चल रही है। अभी आपने देखा होगा कि गोरखपुर जिला जो है वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है। मुख्यमंत्री जी वहां से सांसद भी रहे हैं और मुख्यमंत्री जी आज वर्तमान में वहां से विधायक भी हैं। आपने देखा होगा किस तरीके से विश्वविद्यालय में इनके एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने आदरणीय कुलपति जी को, कुलाधिपति को किस तरीके से जूतों से, लातों से, हाथों से मारने का काम किया। और उसके बाद जब वो जेल से छूट करके आए, अगले दिन जेल से छूट करके आए, तो वहां के कर्मचारियों ने, वहां के टीचरों ने उनकी आवभगत की, उनको टीका लगा करके, उनको माला पहना करके उनका स्वागत करने का काम किया। ये पहले जो विश्वविद्यालय चल रहे हैं उसमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर लें, उसमें प्रोफेसरों की भर्ती कर लें, वहां पर पढ़ाई सुचारू रूप से चले। पहले जो चीजें हैं उसको तो दुरुस्त कर लेंगे, नई चीजों की क्या बात करेंगे। आज जब चुनाव है 4-6-8 महीने बाद, तो इनको सारी चीजें इनको याद कर आ रही हैं। अरे 6 साल से उत्तर प्रदेश में हो, 9 साल से आप केंद्र में हो, आपको कौन रोक रहा है सारी चीजें कर रहे हैं। और ये बताइए जाति जनगणना विनम्र जी से लेना चाहूंगी। विनम्र जी, देखिए जिस बात का जिक्र दीपक रंजन जी ने किया कि भाई देखिए डबल इंजन सरकार का जिक्र आप लगातार कर रहे हैं, लेकिन ये जो डबल इंजन है उसमें क्लैशेस हो रहा है जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। निश्चित तौर पर वो क्लैशेस दिखाई पड़ रहे हैं और जनता समझदार है, जनता कोई बेवकूफ नहीं है कि वो क्लैशेस, दीपक रंजन जी बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि जब योगी सरकार को कमजोर करने के लिए अगर केंद्र कोई गठबंधन कर लेता है या किसी ऐसे व्यक्ति को गठबंधन में शामिल कर लेता है जो ऐन वक्त पर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में धोखा देकर भागा था और पुनः उसको शामिल कर लिया जाता है, तो जनता इस क्लैश को तो समझ सकती है कि योगी सरकार को किस प्रकार से केंद्र की सरकार कमजोर करने का प्रयास कर रही है। लेकिन सवाल जैसा अभी दीपक रंजन जी बता रहे थे, गोरखपुर विश्वविद्यालय की घटना का जिक्र कर रहे थे, ये एक विचारणीय सवाल है कि शिक्षा जगत में या शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार से सरकार, केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार इस तरह से नेग्लेंस जो नहीं कर सकती, उसको ये मैंने शिक्षा संस्थानों के अध्यापकों या कुलपति को अगर सुरक्षा नहीं है, अगर कोई राजनीतिक दल या कोई छात्र संगठन यदि इस प्रकार सरेआम अराजकता करके फिर बच जाता है, तो ये सरकार के लिए एक तो विषय है ही, एक ये विचारणीय विषय है जिसको विपक्ष निश्चित तौर पर इस बात को भी, इस मुद्दे को भी मेरी संभावना है कि उठाएगा सदन में और इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के सरकार के पास होगा नहीं, इधर उधर के जवाबों से उनको सामना करना पड़ेगा। इसलिए, और रही बात दीपक रंजन जी ने कहा कि स्वास्थ्य शिक्षा, तो स्वास्थ्य शिक्षा ये सारे चीजें कमोबेश भारतीय जनता पार्टी की, ऐसा नहीं आप कह सकते कि समाजवादी पार्टी की सरकार या बहुजन समाज पार्टी की सरकार से बहुत खराब है। आप अगर निष्पक्ष भाव से ये देखें तो सुशासन में या भ्रष्टाचार की बात की, भ्रष्टाचार जितना समाजवादी पार्टी की सरकार में प्रदेश की जनता के सामने आया, उस प्रकार का भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की सत्ता के सामने नहीं आया। अगर हुआ है तो विपक्ष की कमी है कि भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष में रहते हुए उसको उजागर किया, हल्ला किया, मीडिया में गए, धरना किया, प्रदर्शन किया। और अगर भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी कर रही है या उसके मंत्री कर रहे हैं तो उसको उजागर करने का काम विपक्ष का है, जो सामान्य जनमानस में तो आपके भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम लड़ने की बात आपके पक्ष में नहीं जाती है। सवाल ये जरूर है कि कुछ मुद्दे जायज हैं जिनको विपक्ष हंगामा खड़ा करेगा अगर सदन में, तो उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास निश्चित तौर पर नहीं कुलभूषण जी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया लूंगी मैं सर। स्वाति जी,
आवाज मिल रही है हमारी आपको? बिल्कुल बिल्कुल सर, बोलें। जी स्वाति जी, निश्चित तौर पर इस समय सरकार ने जो, जैसा हमारे साथी राजनीतिक विश्लेषक ने कहा कि विपक्ष ये मुद्दे नहीं उठा पा रहा है। दरअसल आज विपक्ष को बुरी तरह से सरकारी एजेंसियों से दबाया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में हो रहा है। इसलिए न तो मीडिया में विपक्ष की आवाज बन के आ पा रही है, न इतने सारे मुद्दों को उठाने की ऐसी स्थिति बन पा रही है। लेकिन आज मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि जनता खुद समझदार है, जो जान रही है। जनता को पता है कि जिस भी सरकारी ऑफिस में जहां वो जाते हैं उन्हें भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है, वहां उनको क्या क्या तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। आज आप अस्पताल में चले जाइए, जनता के ही सहयोग की बात लगातार बीजेपी करती आई है, और ये कह रही है बीजेपी कि भाई कांग्रेस में का तो कोई जनाधार नहीं है, और सपा में भी टूट फूट मची हुई है, और बहुमत जिस तरह से लगातार पिछले चुनाव में मिली थी बीजेपी को, उससे लगातार पीठ थपथपाती हुई नजर आ रही है, और कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, और जीत की हैट्रिक लगाने के लिए तैयारी कर रही है बीजेपी लगातार। नहीं स्वाति जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बीजेपी के मनगढ़ंत आरोप हैं और इन्हीं को जनता देख रही है। न तो समाजवादी पार्टी में कोई टूटन है, न विपक्ष में कोई टूटन है। जब दिख रहा है कि विपक्ष एकजुट होकर खड़ा हुआ है, तो ऐसे आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाती रहेगी। लेकिन विपक्ष लगातार जनता की आवाज है, और विपक्ष वही मुद्दे उठा रहा है जो जनता के लिए जरूरी है, और उनको ला रहा है। लेकिन कभी कभी इस तरह का काकस बना दिया जाता है, इस तरह बिल्कुल सर, देखिए बिल्कुल कुलभूषण जी हमारे साथ संजय चौधरी जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। सर स्वागत करूंगी आपका भी। और देखिए सर, लगातार विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए जो असल मुद्दे जिससे आप लगातार डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, जनता के मुद्दों की बातचीत नहीं करते हैं, वही मुद्दे कल अब विपक्ष की तरफ से सदन में उठाए जाएंगे, और तैयारी पूरी कर ली गई है विपक्ष की तरफ से। देखिए, निश्चित रूप से विपक्ष का स्वागत है। विपक्ष अपने मुद्दे उठाए, जनता के हित के लिए बहस करे, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए अपने सुझाव दें। वास्तव में लोकतंत्र चलता ही आपसी विचार विमर्श से है। पक्ष विपक्ष की जिम्मेदारी है कि हल्ला किए बिना, व्यवधान किए बिना चर्चा करे, चर्चा में भाग ले, और जनता के हित के लिए उसके पास जो योजनाएं हैं, जो सुझाव हैं, उसे सरकार को दे। सरकार स्वागत करती है। संजय जी, लेकिन देखिए विपक्ष ये कह रहा है कि चर्चा से ही आप भागते हुए नजर आते हैं। चर्चा जब होती है तो आप चर्चा करते ही नहीं है, टॉपिक को डाइवर्ट कर देते हैं। अभी तक जो चर्चा हुई वो तमाम विपक्ष के जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं वो कह रहे थे। देखिए, हम हर विषय पर चर्चा चाहते हैं, हम चाहते हैं कि चर्चा में भाग ले, लेकिन आप देखिएगा इसी सत्र में विपक्ष केवल हल्ला मचाएगा। उत्तर प्रदेश में जब भी सत्र चलता है तो विपक्ष केवल धरना देता है, हल्ला मचाता है, और सार्थक बहस से भागता है। बहस में आइए, स्वागत है, हम बहस करेंगे, और जनता के हित के लिए जो भी महत्वपूर्ण सुझाव आएंगे सबका स्वागत करते हैं। दीपक जी, इस पर मुझे आपकी प्रतिक्रिया चाहिए सर। देखिए, अभी हमारे भाई विक्रम भाई जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है, मैं इनकी बात पे कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आज स्वास्थ्य की दिशा में पूरी तरीके से सरकार फेल हो चुकी है। संजय चौधरी जी हमारे साथ जुड़े थे, बीजेपी प्रवक्ता, उनका फोन पे वो अपनी बात कह रहे थे। मैं चाहूंगी उनकी बात पे आप प्रतिक्रिया दीजिए सर। नहीं, देखिए संजय जी ने जो कहा वो बिल्कुल, विपक्ष जो है पूरी तरीके से जनता की आवाज उठाने का काम करेगा, लेकिन साथ ही साथ संजय भाई को भी, सत्ता पक्ष के लोगों को भी पूरी तरीके से विपक्ष की बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई वहां पे हल्ला मचाता है तो सत्ता पक्ष के लोग मचाने का काम करते हैं। ये सही है कि संख्या बल में विपक्ष से थोड़े बहुत ज्यादा वो जरूर है, लेकिन आज की तारीख में इंडिया और पीडीए गठबंधन वो पूरी तरीके से सत्ता पक्ष के लोगों से, एनडीए अलायंस के लोगों से सवाल जवाब करेगा। और हकीकत यह है कि सत्ता के पक्ष के लोग, एनडीए के लोग हमारी विपक्ष की बातों का जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आप बता रही हैं कि स्वास्थ्य की दिशा में देखिए ये हाल है, ये स्थिति है। अगर हम ये गलत कह रहे हैं तो सत्ता पक्ष के लोग न्यूज एजेंसी के ऊपर जो है वो मानहानि का मुकदमा ठोक दें। ये हमारे संजय चौधरी भाई जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, इनको भी मालूम होगा कि स्वास्थ्य की दिशा में स्वाति जी 44,000 करोड़ का सालाना बजट है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री जी बताएं कि कितना बजट इनको अलॉट हुआ, कितना बजट इनको एलोकेट हुआ। जब स्वास्थ्य की दिशा में 20,000 समथिंग करोड़ ही रुपए उनको जब अलॉट होगा, तो वो जब उनका बजट है 44,000 करोड़ का, तो पूरा पैसा उनको देने का काम क्यों नहीं किया? अच्छा संजय जी, देखिए ये महत्वपूर्ण बात लगातार विपक्ष की तरफ से उठाई जाती कि भाई बजट तो काफी बड़ा बनाया जाता है, लेकिन अलॉटमेंट बहुत कम होता है, और क्रियान्वयन जो होता है वो उससे भी कम होता है, और जिसका खामियाजा जनता भुगतती है। और यही सब मुद्दे जो है कल पटल पे उठाए जाएंगे।
विपक्ष की तरफ से? देखिए, मुझे लगता है कि बजट में आवंटन की बात करने वाले लोग उत्तर प्रदेश के बजट को देखें। जितना बजट एलोकेट हुआ है, सारा का सारा बजट विभागवार सभी विभागों को दिया गया है। सरकार अपनी प्राथमिकता के आधार पर उत्तर प्रदेश के बजट को विभागवार आवंटित करती है। तो वो तो बजट सत्र में बात आई थी, और बजट सत्र में उस बात को अगर इनको कोई लगता है कि कोई प्राथमिकता दूसरी है तो रखना चाहिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में जब जब विधानसभा का सत्र होता है तब ये विपक्ष और खासतौर से समाजवादी पार्टी धरना देती है। ये धरना तभी होता है। देखिए, पिछली बार सत्र में धरना हुआ था, उसके पहले धरना हुआ था, इसके बीच समाजवादी पार्टी का कोई धरना हुआ हो बताइए? अब सत्र आ रहा है, कल देखिएगा ये लोग धरना देंगे, कल ये लोग हल्ला मचाएंगे। इसके पहले न इनकी कोई जनता की बात याद आती है, न जनता की बात के लिए कोई धरना देते हैं, न जनता की बात के लिए कोई प्रदर्शन करते हैं, न जनता की बात के लिए मुख्यमंत्री या किसी मंत्री को घेरते हैं। केवल सदन का समय नष्ट करने के लिए, मुद्दों से भागने के लिए, जनता की आवाज देखिए, मुद्दे तो उठाए जाएंगे ना पटल पे। दीपक जी बहन बेटियों के साथ क्या हुआ? धरना भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दिया क्या? आपने कितना दीपक जी, मेरे पास वक्त की कमी है सर, बहुत कम शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए सर इस पर। देखा हिंदुस्तान ने और देश और दुनिया ने, उस पर कितना धरना दे दिया आपने? क्या कार्रवाई कर दी आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मनगढ़ंत आरोप लगाती है और पूरी तरह। लेकिन एक बात विनम्र जी, एक बहुत शॉर्ट कमेंट आपका। एक बात यह भी है कि भाई साहब, अभी दीपक जी कह रहे थे कि मणिपुर के मामले में किसने धरना दिया। उत्तर प्रदेश के कितने मामले में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने सत्र के बाद धरना दिया? अगर इसका सूची बनाएंगे आप तो शायद आपको लगेगा छात्रवृत्ति घोटाला लगातार, बिजली मैं पूछ रहा हूँ आपसे पूछ रहा हूँ कि पिछले आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है, और यही कुछ तस्वीरें कल हमें भी देखने को मिलेंगी जब मानसून सत्र की कार्यवाही शुरू होगी उत्तर प्रदेश में। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से जुड़ने के लिए। हर बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।